पिछली क्लास आप लोगों ने देख ली होती। आज हम लोग किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे उसको हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, वी कैन डिस्कस कि हम लोग किन किन टॉपिक पे आज डिस्कस कर रहे होंगे, आज उस पर बात करते हैं। तो हम लोगों ने जो आज बेसिकली डिस्कस करना है जिन जिन पॉइंट्स पे, उन पे पहले बात कर लेते हैं, फिर उन पॉइंटों का हम लोग एक्सटेंशन देख लेंगे कि उन पॉइंट को किस तरह से हम लोग एक्सटेंड कर रहे होंगे। आज हम लोग को सीखना है व्हाट इज मोल, मोल किसे कहते हैं, व्हाट इज मोल। सेकेंड, एवोगैड्रोस नंबर, अबाउट एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर के विषय में सीखेंगे। मोलर मास के विषय में सीखेंगे, व्हाट इज द मोलर मास। हम लोग सीखेंगे व्हाट इज एएमयू। एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, व्हाट इज एएमयू। और एटॉमिक मास के विषय में सीखेंगे, मास के विषय में सीखेंगे आज। और आज हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास के विषय में। आज हम लोग का लेक्चर प्लान क्या है, आज हमको जो सीखना है, किन किन पॉइंट्सों पे बात करनी है। आज हमको बात करनी है व्हाट इज मोल, व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर पे बात करनी है, मोलर मास पे बात करनी है, व्हाट इज एएमयू पे बात करनी है, हमें एटॉमिक मास पे बात करनी है, और हमको मोलर मास के विषय में बात करनी है। दैट्स क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज बात करेंगे किसके विषय में, मोल के विषय में। पहली हम लोग को जो स्टार्ट करेंगे वो मोल के विषय में हम लोग बात अपना स्टार्ट कर रहे होंगे कि मोल एक्चुअली होता क्या है और क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा। तो आज हम लोग विषय में बात करेंगे मोल के विषय में। इसके विषय में बात करेंगे, मोल के विषय में बात करेंगे। इस थीम को समझने के लिए हमने ये एक कप लिया, इसको थीम को समझना चाहते हैं कि एक्चुअली मोल एक्चुअली क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, इसका क्या मतलब है, ये इसको हम देखना चाहते हैं। ये सेम एक दूसरा ही कप लिया, सेम एक तीसरा कप लिया, एक ही आइडेंटिकल कप हैं सारे, और ये हमारा चौथा कप लिया। ठीक, इसमें हमने सेम साइज की हर है, यहाँ पार्टिकल्स थोड़े से बड़े छोटे बन रहे हैं। इस कप में हमने क्या प्रेजेंट कर दिया, इस कप में सेम साइज का कप है, इसमें हमने अंगूर रख दिया। क्या रख दिया, अंगूर रख दिया। तो आप देख रहे हैं ये 1 कप है, ये भी क्या है, यही 1 कप है, ये भी क्या है 1 कप में देख रहा हूं, एक कप में कितना है, इसमें भी 1 कप है, हम लोग देखना चाहते हैं। इस कप में हमने अंगूर रख दिया, ग्रेप्स रख दिए, ठीक है, अंगूर रख दिया। इसमें हमने क्या लिख दिया, इसमें हमने इलायची रख दिया। इसमें हमने क्या रखा, ग्रेप्स रखा, ग्रेप्स रखा, जी से डिनोट किया, कार्डमोस रखा, इलायची रखा, इसमें हमने क्या रख दिया बेटा, इलायची रख दिया। इसमें उतनी ही हाइट पर तक हम लोगों को मूवमेंट करना है, बेसिकली सेम हाइट में तक कहीं हमको रखना है, वो देखना चाहते हैं।
हमने इसमें एक कप में, इसी में हमने क्या रख दिया, ग्रेप्स, अंगूर रख दिया, इसमें कार्डमोस या इलायची रख दी एक कप में, इसमें एक कप में हम लोग ने जो प्रेजेंट किया वो शुगर के छोटे छोटे से दाने इसके अंदर रख दिए, शुगर या चीनी रख दी इसके अंदर, क्या रख दी बेटा, चीनी रख दी, में पूरा चीनी भरा हुआ है, ठीक है ना, चीनी के पार्टिकल्स भरे हुए, शुगर, ठीक। इसमें हमने क्या भर दिया, इसमें हमने वाटर भर दिया, इसमें हमने वाटर भर दी, कोई दिक्कत, यहाँ W वाटर। अगर हम पूछें कि बेटा इसमें एक कप में कितने ग्रेप्स या अंगूर हैं, तो आप कहेंगे सर गिन लेंगे, कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यहाँ क्या है, आपने कहा सर यहाँ पे 12 ग्रेप्स हैं, इसमें कितने हैं, 12 ग्रेप्स हैं। इसको हम लोगों ने काउंट किया, तो इसमें हम जब हमने काउंट किया तो हमको मिला यहाँ 144 कार्डमोस या इलायची है, कार्डमोस या इलायची है। इसमें जब हमने इस शुगर को काउंट किया तो हमको वैल्यू लगी, नजर आई, ठीक है, ठीक। इसमें क्या है, हाउ मेनी शुगर्स, अगर हमने बात किया इसमें क्या है बेटा, इसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या है, अगर देखें 100 अगर हम इसको बात करें तो उसमें क्या कहेंगे, 100 और 1000 शुगर पार्टिकल्स हैं। इसमें क्या है 100, ये 100 हो गया, ठीक है, ये चीज़ को हमने क्या, ये क्या 100, इस दोनों को जो 100 1000, इसको क्या कहेंगे, इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे 1000 शुगर के पार्टिकल्स हैं। बड़ी मेहनत से आपने इसको गिन लिया, इसको गिनने में सबसे आसानी से गिना, इसको गिनने में थोड़ा सा कष्ट हुआ लेकिन इसको भी गिन लिया। इसको जब आपने गिना बहुत मेहनत करनी पड़ी लेकिन आपने गिन लिया। अब वाटर के हम कहेंगे, इसमें वाटर है तो हम कहेंगे इसमें वाटर के कितने ड्रॉप हैं, ये सर नहीं गिन पाएंगे, सर हम इसको नहीं गिन पाएंगे। यही हमारा क्या लग गया, प्रश्न चिन्ह लग गया कि सर हम इसको गिन ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं गिन पा रहे हैं, देखिए दो चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो हमको अलग अलग खुली आंखों से नज़र आती हैं और ऐसी चीज़ें जो हमको खुली आंखों से अलग अलग नज़र नहीं आती हैं। इसको अगर आपने देखा तो इसमें क्या है, हमको खुली आंखों से ये ग्रेप्स जो अंगूर हैं वो अलग अलग हमको नज़र आ रहे थे। ये भी हमको खुली आंखों से नज़र आ रही थी इलायची, ये भी थोड़ा सा आंखों में जोर पड़ रहा था, लेकिन एक एक चीज़ों को हम सुई से या हिला हिला करके एक एक चीज़ों को हम लोग प्रॉपरली देख ले रहे थे। आंखों में जोर पड़ा था लेकिन हम लोग उसको विजिबल था। लेकिन यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं खुली आंखों से। जो चीज़ हमको खुली आंखों से नहीं दिखाई देती है, ऐसे पार्टिकल हम लोग कहते हैं बहुत छोटे हैं या कहते हैं माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स होते हैं। जो हमको खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, या माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स कहते हैं।
क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स। ये जो हमको खुली आंखों से दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, नॉन माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स हैं। ये क्या है बेटा, जो हमको खुली आंखों से यहाँ तक दिखाई दिया वो हमारे लिए क्या है, नॉन, यहाँ से यहाँ तक हमको खुली आंखों से भले तकलीफ से दिखाई दिया लेकिन दिखाई तो दिया है ना, तो ये हमारे पास क्या होंगे, नॉन, आप कहोगे सर ये हैं नॉन माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स ये हमारे लिए क्या है, नॉन माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल हैं, ये माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स हैं। ठीक, ये अब देखा कि ये अगर हमारे पास जो नॉन माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स है उसके पर्टिकुलर एक नंबर को एक हम लोग पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं। जैसे 12 चीज़ों का अगर कलेक्शन है, 12 चीज़ों का कोई भी क्वांटिटी का 12 आर्टिकल्स का ढेर अगर कहीं रखा हुआ है तो हम लोग अपनी बोलचाल में की भाषा में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ बेटा, कहेंगे सर हम अपनी बोलचाल की भाषा में ये कहते हैं कि ये एक दर्जन है। क्या कहते हैं हम अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं कि सर ये एक दर्जन है। इसकी जनरल बोलचाल भाषा में क्या कहते हैं, सर ये एक दर्जन है। दर्जन एक पर्टिकुलर, इसका मतलब 12 आर्टिकल के कलेक्शन को एक यूनिट दिया गया, इस यूनिट को कहा गया दर्जन। 12 चीज़ों के ढेर को एक यूनिट दिया गया, इस यूनिट को क्या कहा गया, एक दर्जन कहा गया। अब 144 आर्टिकल्स, यहाँ ये सब आर्टिकल्स हुए ना, एक जनरल वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो जनरल वर्ड इसके लिए क्या इस्तेमाल कर देंगे, आर्टिकल्स। 144 आर्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रॉस। एनसीईआरटी बुक्स में लिखा भी है। तो ये हम लोग क्या कहेंगे, सर ये 144 बजाय बोलने के बजाय आप कहेंगे सर ये 1 ग्रॉस है। ये क्या है बेटा, आप कहोगे सर ये 1 ग्रॉस है हमारे पास। क्या है, 1 ग्रॉस क्या है यहाँ आपके पास, 1 ग्रॉस क्या है, क्या है, क्या है, इलायची है, कार्डमोस है। इसमें क्या कहेंगे, सर 1 दर्जन अंगूर है हमारे पास इस कप में। इस कप में एक ग्रॉस इलायची है। हम कहेंगे इस कप में, आप कहोगे सर इस कप में हम कहेंगे 1 लाख, कहेंगे कि 1 लाख शुगर के पार्टिकल्स हैं। कहोगे 1 लाख शुगर के पार्टिकल्स हैं। 1100 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 लाख शुगर के पार्टिकल्स हैं, आप कह दोगे। तो ऐसी चीज जिनको जो हमारे लिए नॉन माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स थे, तो नॉन माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स के काउंटिंग के लिए कुछ ना कुछ यूनिट हमारे लिए क्या थी, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे एक जनरल वर्ड में। इसको भी क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे, एक जनरल वर्ड देंगे, क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। हमने कहा कि नॉन माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्या थी, काउंटिंग यूनिट्स अवेलेबल थी। किसके लिए अवेलेबल थी, किसके लिए, नॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल जो हमको खुली आंखों से दिखाई दे जाते हैं, ऐसे पार्टिकल के लिए हमारे पास क्या थी, काउंटिंग यूनिट अवेलेबल थी। लेकिन माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स के लिए हमारे पास कोई भी काउंटिंग यूनिट अवेलेबल नहीं थी। क्या नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है कि इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की यूनिट ही क्या है, मोल है। क्या है, मोल क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की यूनिट है। ये तो समझ में आई कि अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की यूनिट की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए गिनने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, यूनिट।
मिनट मतलब वन शब्द क्या इस्तेमाल होता है, मोल। अब कहेंगे सर उसमें कितने आर्टिकल्स को आपने एक मोल कहा, हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड बी टू टेकन इन वन मोल। तो इसको एक मैजिक नंबर दिया गया, वो मैजिक नंबर कहा कि अगर 6.022 इंटू 10⁻23 6.022 इंटू 10⁻23 अगर क्या होंगे, कोई भी पार्टिकल्स, कैसे पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स अगर होंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, वन मोल कह देंगे। इसका मतलब क्या, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये आपको मालूम होगा। ये शब्द बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं साइंस में। तो आवश्यकता किस चीज़ की पड़ी, आवश्यकता किस चीज़ की पड़ी बताओ मुझे, आवश्यकता पड़ी किसकी, एक ऐसे यूनिट की डिजायर हमको महसूस होने लगी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को गिनने के लिए इस्तेमाल हो सके। ठीक है, तो इसका मतलब मोल इज द काउंटिंग यूनिट्स फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और एंटाइटीज। एनसीईआरटी में वर्ड यूज है एंटाइटीज। बहुत से छोटे पार्टिकल्स के लिए हमें एक काउंटिंग यूनिट आई, उसी काउंटिंग यूनिट को ही हमने क्या कहा, मोल के नाम से पुकारा। जस्ट क्लियर, समझ में आई मेरी बात कि नहीं समझ में आई बेटा। अब हम लोग इसके आगे बात करना शुरू करते हैं। इतनी बात तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब समझिए मोल के विषय में क्या क्या निष्कर्ष निकला। पहली बात हमको मोल के विषय में समझ में आई कि मोल केमिकल काउंटिंग यूनिट केमिस्ट्री में इस्तेमाल होगा। बेसिकली क्या हाँ इस्तेमाल होगा, केमिकल काउंटिंग यूनिट फॉर माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स। केमिकल काउंटिंग यूनिट फॉर माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स। तो हम इसको आर्टिकल्स कहें या क्या कहें, पार्टिकल्स कहें या टीज कहें, एंटाइटीज कहें। देख रहे हैं क्या कहें इसको, या एंटाइटीज कहें। क्लियर, कोई दिक्कत। एंटाइटीज आर्टिकल्स, देखिए किस तरह के आर्टिकल्स इसके पास अवेलेबल होंगे, क्या होंगे, किस तरह से पार्टिकल्स केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। कहेंगे सर पार्टिकल जो इन्वॉल्व होते हैं केमिस्ट्री में वो हमारे लिए इन्वॉल्व होते हैं, एटम इन्वॉल्व होता है, एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, एटम इन्वॉल्व होते हैं। ये सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, आप देख रहे हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा। ये सारे हमको, इनके लिए हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए एक जनरल वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, पार्टिकल्स या एंटाइटीज। क्या यूज़ कर सकते हैं, एंटाइटीज। दैट्स क्लियर। तो इसका मतलब अगर कहीं पे अगर तीनों के लिए या तो अलग अलग शब्द बोल दें हम, या एक ही शब्द में ये सारे चीज़ अगर कवर करना चाहते हैं, सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को अगर हम कवर करना चाहते हैं, तो एंटाइटीज अगर हम बोल देंगे तो हमारा
काम हो जाएगा। एक शब्द में पूरी बात हमने कह दी, अलग अलग कहने इतनी चीज़ें लिखने की ज़रूरत हमें नहीं। दैट्स क्लियर। दूसरी बात, पहले तो ये केमिकल काउंटिंग यूनिट है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट उठता है कि ये जो मोल वर्ड है इसको मोल ही क्यों कहा गया? क्या है इसको मोल जो वर्ड है किसने दिया था? वर्ड गिवन बाई, ये वर्ड जो है किसने दिया था? दिस वर्ड इज गिवन बाई ओस्टवाल्ड। इस वर्ड को किसने दिया था बेटा? ओस्टवाल्ड। इन 1896। इस वर्ड को किसने दिया था? ओस्टवाल्ड ने दिया था। किसमें? 1896 में। ये क्या कैसे थे? ये साइंटिस्ट कैसे थे? ये थे लैटिन साइंटिस्ट। कैसे थे? ये कैसे थे बेटा? लैटिन साइंटिस्ट थे। तो ये जो मोल जो वर्ड होगा वो कैसा वर्ड होगा? लैटिन वर्ड होगा। भाई अगर लैटिन साइंटिस्ट ने अगर इसको रिसर्च किया है तो जो मोल उसकी डिक्शनरी में होगा वो लैटिन वर्ड की डिक्शनरी का शब्द होगा। मोल जो है वो एक लैटिन वर्ड डिक्शनरी का शब्द होगा, क्योंकि ओस्टवाल्ड जिसने इस वर्ड को ढूंढा था वो एक लैटिन साइंटिस्ट था। तो लैटिन साइंटिस्ट के पास कैसी होगी? लैटिन भाषा की डिक्शनरी होगी। तो इसने इसको कहाँ से निकाला होगा? कहा होगा? लैटिन भाषा की डिक्शनरी से इसको बाहर निकाला होगा। अब हम लोग कहेंगे सर इसका इंग्लिश में क्या मतलब होगा? इसका इंग्लिश में क्या मतलब होगा? इसकी इंग्लिश में क्या मतलब होगा? मीनिंग इन इंग्लिश इज हीप। पाइल, हिप या पाइल, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ढेर। किसी चीज का क्या? ढेर। हिप और पाइल, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हिप और पाइल मतलब क्या होगा? हिप और पाइल मतलब ढेर किसी चीज का। क्या हो चाहिए? किसी चीज का ढेर। ये किस चीज का ढेर है? ये किस मैजिकल नंबर का ढेर है? ये किस मैजिकल नंबर का ढेर है? कहेंगे सर ये 6.022 इंटू 10⁻23 मैजिकल नंबर का ढेर है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 का मैजिकल नंबर का ढेर है ये। ठीक है, इस किसका है ढेर है? मैजिकल नंबर 6 इसको ही हम लोग जो है क्या कहते हैं? इस मैजिकल नंबर को हम लोग N0 या Na से डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? N0 या Na से डिनोट कहते हैं। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? दिस नंबर इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहते हैं। किसी को नंबर क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहते हैं। समझ में आया? पहली बात, जो मोल था वो उसकी रिक्वायरमेंट समझ में आया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए कोई भी काउंटिंग यूनिट हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की काउंटिंग के लिए साइंटिस्ट को या केमिस्ट को, साइंटिस्ट को कहो या केमिस्ट को, एक काउंटिंग यूनिट की ज़रूरत समझ में आने लगी। तो उस पर रिसर्च किया गया। तो उस रिसर्च में एक काउंटिंग यूनिट मोल लाई गई। इस मोल का वर्ड जो दिया था इसका नाम मोल दिया गया। किसने दिया? एक लैटिन साइंटिस्ट थे ओस्टवाल्ड, जिन्होंने इस वर्ड मोल को दिया। क्लियर? आगे बढ़ो। किसका मतलब क्या वो निष्कर्ष निकला कि क्या मोल किसका है? केमिकल काउंटिंग यूनिट्स और माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स या पार्टिकल और एंटाइटीज के लिए इस्तेमाल होता है। अगली बात, ये वर्ड जो है ओस्टवाल्ड ने दिया था। कब दिया था? 1896 में दिया था। और एक लैटिन साइंटिस्ट थे
अगली बात, इसका इंग्लिश में इसको मोल इसलिए कहा गया क्योंकि इंग्लिश में इसकी मीनिंग क्या होती है, हिप और पाइल, मतलब हिंदी में अगर इसको कहें तो ये क्या होगा, ढेर, किसी भी चीज का ढेर, किसी भी आर्टिकल का ढेर होगा। कितने आर्टिकल का ढेर, अगर इतने आर्टिकल का ढेर अगर आप कहीं रख दोगे तो आप क्या कहोगे, उसके लिए जो एक ब्रीफ वर्ड, एक यूनिट, ब्रीफ यूनिट इस्तेमाल करोगे, दिस इज कॉल्ड 1 मोल। दैट्स क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए राइट डाउन करिए इसको, सभी बच्चे लिखें इसको। चलो देखो, अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि ये नंबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 आया कहां से। अगला क्वेश्चन तो यही उठेगा ना कि सर ये नंबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये जो वैल्यूज है वो वैल्यू आई कैसे। एक्चुअल डेफिनेशन मोल से ही आई है, तो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मोल होती क्या है। क्लियर हुआ? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मोल्स। तो डेफिनेशन ऑफ मोल्स समझेंगे तो एक्चुअली ये वैल्यू आई कहां से, इस पे हमको फोकस करना है। देखते हैं। मोल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मोल, मोल की परिभाषा हम लोग बात करते हैं। मोल की डेफिनेशन क्या है, इंग्लिश हिंदी में मिक्स, इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी मिक्स लैंग्वेज का। 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स में, समझ में आया? हमने कहा 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में जितने पार्टिकल्स हैं, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में जितने कल्स या एंटाइटीज, इतने पार्टिकल्स और एंटाइटीज हैं, क्या कहा, जितने पार्टिकल्स और एंटाइटीज हैं वो क्या कहलाया, बताओ बेटा, एंटाइटीज हैं, उसी को एक मोल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उसी को एक मोल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। उसी को एक मोल हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग एक मोल कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसी को हम लोग एक मोल कहते हैं। क्या कहा मैंने, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में जितने पार्टिकल्स और इंटाइटीज हैं उसी को एक मोल कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आई? उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस डेफिनेशन से उस वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं जो अवोगाड्रोस नंबर वाली वैल्यू है, उसी को हमारा निकालना टारगेट है। ठीक है, तब तक 1896 तक हमारा किस चीज़ की रिसर्च हो चुकी थी, 1896 तक एक ऐसा मास डिटेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आ चुका था जिसको मास स्पेक्ट्रोमीटर कहा गया। क्या कहा गया? मास स्पेक्ट्रोमीटर कहा गया। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कितने भी छोटे पार्टिकल्स हों उसके मास को वो बता देता था, डिटेक्ट कर लेता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1896 से पहले तक हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मौजूद था जो किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल्स का मास बता देता था।
तो इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट क्या एक C12 आइसोटोप का मास भी बता देगा भाई, सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स का बता देगा। तो मास ऑफ वन, अगर हम बात करें मास ऑफ वन C12 आइसोटोप इक्वल टू 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। क्या 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 मास ऑफ वन C12 आइसोटोप इक्वल टू 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। किससे डिटेक्ट किया? डिटेक्टेड बाई किससे डिटेक्ट किया है? डिटेक्टेड बाई मास स्पेक्ट्रोमीटर, डिटेक्टेड बाई मास स्पेक्ट्रोमीटर, डिटेक्टेड बाई मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा इसको डिटेक्ट किया गया। किसके द्वारा? मास ऑफ वन C12 आइसोटोप। ये अब देखो, चूंकि और इसलिए लगा करके, सिंस और देयरफॉर लगा करके इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं प्रॉपर ढंग से। अगर हमको मास मालूम है, हमको कितने मास में पार्टिकल्स निकालने, हमने कहा कि 12 ग्राम में, C12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स होंगे वही हमारा क्या होगा? एक मोल पार्टिकल कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमको मास मालूम है। सिंस और देयरफॉर में हम लोग क्या कहते हैं? जो क्वांटिटी मालूम होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, जो निकालनी है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं सिंस और देयरफॉर में। तो आप कहोगे सर 1.992 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम। अगर 10 क्या लिखा हम लोगों ने क्या लिखा 1.992 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम इक्वल टू मास ऑफ 1.5 मास ऑफ C12 आइसोटोप इक्वल टू क्या 1। ये कितने का मास था? कितने का मास है बेटा? कितने का मास है? 6 मतलब कितने का मास है बताइए? एक एटम का मास है। कितने का मास है बेटा? एक एटम का मास है। 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम मास ऑफ C12 आइसोटोप इक्वल टू 1 एटम। या इसी को हम और साधारण शब्दों में लिख दें बहुत ईजिएस्ट वे में, तो हम इस लैंग्वेज को थोड़ा सा कन्वर्शन कर दें और हम ये लिख दें कि 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम मास इक्वल टू 1 एटम ऑफ C12 आइसो। तो क्यों भाई? सही है, कोई दिक्कत? चूंकि सिंस देयरफॉर हमारे पास मास कितना है? 12 ग्राम। 12 ग्राम मास का ही तो निकालना है। 12 ग्राम मास इक्वल टू कितना होगा बताओ? ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी, ये क्वांटिटी नीचे आती है सिंस और देयरफॉर में, यही तो होता है। ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो 1 इंटू 12 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 1.992 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स लिखोगे। यहां एटम होगा, एक सिंगल की बात कर रहे थे, यहां एटम्स ऑफ C12 आइसोटोप। कोई दिक्कत?
इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वांटिटी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इस क्वांटिटी को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आती है, कितनी आती है, इसी क्वांटिटी की वैल्यू की 6.022 इंटू 10⁻23 आती है। इसी को हम लोग कैसे कहते हैं, इसी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एन नॉट या एन ए से डिनोट करते हैं। इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहते हैं। इसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहते हैं। ये वैल्यू आई कहाँ से समझ में आया, क्लियर हुआ आप लोगों को कि ये वैल्यू एक्चुअली आती कहाँ से है। ठीक है, नोट करिए इसको। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, वैल्यू समझ में आई कि कहाँ से आती है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नंबर, अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। द नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 नॉट डिपेंड्स, निर्भर नहीं करता है, नॉट ऑन, नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ substance, nature of substance. The number 6.022 into 10⁻23 not depends on nature of substance. इस बात को समझ में थोड़ी सी कठिनाई आपको हुई होगी। इसको अब लिखना शुरू करते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। कैसे? नेचर का मतलब क्या है कि वह एटम है, मॉलिक्यूल है, आयंस है, मॉलिक्यूल है तो डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, आयंस है तो कैसा है, इस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर 1 मोल होगा तो 1 मोल को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जैसे हमने कहा 1 मोल, जैसे आप देखिए समझिए 1 मोल He, हमने कहा 1 मोल He, तो आप कहोगे सर 1 मोल He का मतलब क्या हुआ, मोल का मतलब क्या हुआ, 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है, एटम है, सिंगल है तो एटम कहलाएगा, एटम्स ऑफ He। अगर हमने कहा 1 मोल O2 इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे सर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। आप लिखोगे, अगर हम कहें 1 मोल CO2, ये भी मॉलिक्यूल्स है, ये ट्राई एटॉमिक है, ये जबकि डाई एटॉमिक, इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। यहां कहा, हमने कहा 1 मोल Na प्लस इज आयन, इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ Na प्लस, कहा आपने बेटा Na प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ बेटा, कोई दिक्कत? अगर हम लिखते 1 मोल NaCl, NaCl कैसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है। क्या है, एक क्या है आयनिक कंपाउंड है, इसलिए लिखोगे 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl क्या ली जाएगी, फॉर्मूला यूनिट की बात करते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड होता है ना, यूनिट सेल से बना हुआ होता है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला यूनिट की बात करते हैं।
ठीक है ना। तो वर्ड जब आयनिक कंपाउंड होगा, ये क्या है, नॉन मेटल और मेटल से बना हुआ है, बताया था। नॉन मेटल मेटल से बना हुआ कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे वो फार्मूला यूनिट की वर्ड यूज़ कर रहे होंगे। इसका यूज़ कर रहे होंगे फार्मूला। अब आप देखिए, यहाँ मोनो एटॉमिक था, यहाँ डाई एटॉमिक हो गया, यहाँ ट्राई एटॉमिक हो गया, ये आयन हो गया, ये आयनिक कंपाउंड हो गया। यहाँ पे नेचर जो है बदल रहा लगातार, लेकिन क्या वैल्यू लगातार बदल रही, क्या वैल्यू तो फिक्स रही ना। वैल्यू में कोई फर्क पड़ा क्या, आप देख रहे हैं सर वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी हमने लिखा द नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसका नेचर ऑफ सब्सटेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर भले आप नेचर बदल रहे होगे, वैल्यू नहीं बदलेगी। अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना। एस क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए यहां तक हम लोगों ने समझ लिया, कोई दिक्कत बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? किसी बच्चे को अगर डाउट हुआ करे तो वो हमारे इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर है हमारा 7860786213, इस पे हमको व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स को डाल सकता है। 7860786213 ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। इस पे आप अपना डाउट्स जो भी हो रिलेटेडली डाल दीजिए। जब फ्री टाइम होगा तो हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे, ठीक है, ओके। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने देखा कि नंबर ऑफ एंटाइटीज अगर मालूम है तो अवागैड्रो की सहायता से नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेंगे। क्या होगा, मोल्स निकाल। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स का देखिए यहां से फॉर्मूला एक बनता नजर आ रहा है एंटाइटीज के टर्म्स में। एक मोल इक्वलेंट है किसके, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो साफ साफ लिखा है कि 1 मोल इक्वलेंट टू 6.022, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एन नॉट पार्टिकल्स, एन नॉट पार्टिकल्स। 1 मोल इक्वलेंट टू 1 नॉट पार्टिकल्स। अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा है तो लिखोगे एन नॉट पार्टिकल्स, क्योंकि सिंस और देयरफॉर में जो चीज़ हमको मालूम होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में, जो निकालनी होती है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो एन नॉट पार्टिकल्स इक्वलेंट टू 1 मोल। दैट्स क्लियर। सिंस तो हमने कहा x पार्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा, x पार्टिकल्स, हमने पार्टिकल्स की संख्या कहा x है, तो x पार्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा। ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी, ये क्वांटिटी नीचे जाएगी, तो x अपॉन क्या होगा, क्या हो जाएगा, n नॉट मोल्स। आ जाएगा नहीं आएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया किसका, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां बन गया, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको निकालने हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एंटाइटीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटाइटीज डिवाइडेड बाय क्या होगा, एन नॉट। आई एम राइट और रॉन्ग। एक फॉर्मूला बन गया कि अगर कहीं भी नंबर ऑफ एंटाइटीज दे रहा है और उसके मोलों की संख्या पूछ रहा है, भाई ये फॉर्मूला बन गया। इसमें हमको क्या दे रहा, अगर नंबर ऑफ एंटाइटीज दे रहा है और नंबर ऑफ एंटाइटीज दे रहा और मोलों की संख्या पूछ रहा है, तो एन नॉट से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। अगर हमको मोलों की वैल्यू दे रहा है और नंबर ऑफ एंटाइटीज पूछ रहा है तो एन नॉट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब बेसिकली एन नॉट इज द कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर है, एक ऐसा काम करने के लिए है एन नॉट का यूज कि जो एंटाइटीज की संख्या को मोल में और मोल की संख्या को एंटाइटीज में बदल सकता है, चेंज कर सकता है। आई एम राइट और रॉन्ग। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये कन्वर्जन फैक्टर की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब कहाँ है, कहीं भी अगर नंबर ऑफ एंटाइटीज का मतलब क्या हुआ, एटम की संख्या
एटम की संख्या, मॉलिक्यूल की संख्या, आयंस की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या अगर दे रखी है तो हम उसके कितने मोल हैं इसका पता लगा सकते हैं। अगर मोल की संख्या दे रखी है तो उसके अंदर ये चीज कितनी प्रेजेंट है हम उसका पता लगा सकते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आया मेरी बात? अब अगर हम एक क्वेश्चंस लिखना शुरू करें, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 मोल SO2। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 मोल SO2। 2 मोल SO2 में कुल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ये हमको फाइंड आउट करना है। इसको नोट कर लें आप लोग, और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फटाफट आप लोग इसको जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट करके फिर हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों को। एक चीज और देख लीजिए यहां पे, इस सवाल से पहले, डिस्कशन से पहले, यहां पे एक चीज अगर हम पूछते आपसे, यूनिट ऑफ एन नॉट पूछते, क्या पूछते बेटा? एन नॉट की यूनिट। अगर हम आपसे पूछते व्हाट इज द यूनिट ऑफ एन नॉट, यूनिट ऑफ, अगर कहीं एन नॉट की तुम्हें यूनिट निकालनी हो, एन नॉट कहो या एन ए कहो, एवोगैड्रोस कांस्टेंट की यूनिट अगर पूछ दे तो एवोगैड्रो कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? अच्छा मुझे बताइए, नंबर एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब मोल एक यूनिट है, बताया ना, अभी बताया ना, मोल इज ए यूनिट। तो एन नॉट की यूनिट निकालना होगा तो एन नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन मोल, तो इसका मतलब यूनिट ऑफ एन नॉट या एन ए इक्वल टू क्या होगा? पर मोल, पर मोल, पर मोल, या ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं मोल। दैट्स क्लियर ना? मेरी बात समझ आएगी ना? अगर हमको यूनिट, देखिए संख्या, नंबर ऑफ एंटाइटीज, नंबर जो है एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और मोल इज ए यूनिट, सो यूनिट ऑफ एन नॉट, एन नॉट की यूनिट निकालोगे तो एन नॉट इधर लेके जाएंगे, यूनिटलेस क्वांटिटी डिवाइडेड बाई मोल, तो पर मोल आ जाएगी कि नहीं यूनिट। तो अगर एन नॉट की कहीं भी यूनिट अगर आपसे पूछता है, देखिए एन नॉट की वैल्यू वो आपको मालूम है 6.022 इंटू 10⁻23, और उसकी यूनिट क्या होगी? तो आप कहोगे पर मोल। दैट्स क्लियर? चलिए अब दिया गया सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें कैसे काम करते हैं इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए अब हमको क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल SO2। SO2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो SO2 एटम है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल में पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर उसकी वैल्यूज में निकालेंगे एक मॉलिक्यूल SO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 SO2 मॉलिक्यूल, एक SO2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। तो ये मॉलिक्यूल एटम से मिलकर के बना है, तो प्रत्येक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सभी एटम के इलेक्ट्रॉनों को सम करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 16। तो आप कहेंगे सर 16 प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इक्वल टू कितना है बेटा? 32 ही तो आ जाएगा। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 SO2 मॉलिक्यूल। एक SO2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? तो अब बताइए, नंबर ऑफ एंटाइटीज अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ एंटाइटीज अगर हमको क्या होगा, अब देखिए 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो फॉर्मूले से अगर निकालना चाहे तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा? एंटाइटी, यहां पे SO2 क्या है? मॉलिक्यूल्स,
तो नंबर ऑफ इंटाइटी मतलब नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई कितना होगा N नॉट। तो इसका नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2N नॉट। क्या हुआ बेटा 2N नॉट, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बेटा। नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितना हुआ 2N नॉट, हुआ हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे भी तुम देख सकते थे कि 1 मोल में N नॉट तो 2 मोल में 2N नॉट, फॉर्मूले से भी निकाल लिया। और एक मॉलिक्यूल में कितने हैं देखो, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालोगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 32, 1 मॉलिक्यूल SO2 इक्वलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। सिंस देयरफॉर कितने हैं हमारे पास 2N नॉट, क्या मॉलिक्यूल्स SO2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू 2N नॉट डिवाइडेड बाई कितना होगा, नहीं 1 मॉलिक्यूल में कितने थे बेटे 32, सॉरी 32 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मॉलिक्यूल SO2 में कितने थे, सामने निकाला 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो 32 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना हो जाएगा 32N नॉट डिवाइडेड बाई 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 64N नॉट इलेक्ट्रॉन्स, 64N नॉट इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। दिस इज आवर आंसर। क्लियर हुआ, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट हो गया, ये हो गया होगा आई होप। फाइंड टोटल नंबर ऑफ moles present, find total number of mole present in 3.011 into 10 to the power 20, 10 to the power minus 20. Find total number of moles present in 3.011 into 10 to the power minus 20 Mg plus 2 आयंस। अगर Mg plus 2 आयनों की संख्या इतनी दे रखी है तो उसमें Mg plus 2 के कितने मोल प्रेजेंट होंगे आपको निकालना है, उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ उल्टा काम कर दिया, वहाँ हमने क्या दे दिया था आपको, क्या दे दिया था बताइए, क्या दे दिया था, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दे दिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लिया था। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया और नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा हूँ, उल्टा काम कर रहा हूँ। तो आपस में इसका मतलब कन्वर्जन फैक्टर का फिर इसमें भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। डैश क्लियर। चलिए देखते हैं आंसर। 60 मिनट आपको अलॉट किया था, वो आई होप 60 मिनट खत्म हो गए होंगे आपके, ठीक है। देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू
नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई कितना होगा एन नॉट। अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, कितना है बेटा 3.011 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई एन नॉट की वैल्यू हमको मालूम होती है, एन नॉट की वैल्यू हमको मालूम होती है, ठीक है। एन नॉट की वैल्यू मालूम होती है, कितनी होगी बेटा बोलो 6.022 इंटू 10⁻⁻23। सॉल्व करोगे बेटा, ये शायद 2 से पूरा पूरा कट रहा, प्लस होता है, वेरी गुड, ठीक। तो यहां पे भी हम लोग प्लस कर लें ज्यादा ठीक है, क्योंकि पार्टिकल की संख्या बहुत माइनस में नहीं हो सकती ना, तो हम लोग अपने करेक्शंस में इसको प्लस कर लें, ठीक है ना। तो ये सॉल्व कर लें, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या अब क्वेश्चन को क्या फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 3.011 इंटू 10⁻22 mg प्लस 2 आयंस। तो ये 20 होगा, सॉल्व करोगे, ये 2 बार कट रहा ना पूरा पूरा, ऊपर कितना जा रहा 1000 ऊपर बचेगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, तो 500 क्या 500 मोल्स, कितने मोल्स आएंगे 500 मोल्स। इसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है 500 मोल्स प्रेजेंट आर, देयर आर प्रेजेंट इन 500। अच्छा माइनस हो जाए, ओहो गलत हो गया, गलत हो गया, चलिए चलिए इसको ठीक करें, चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 0.5 इंटू 10⁻³ ना इक्वल टू या 5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक। हमने कहा देखे कैलकुलेशन आता है कि नहीं आता, इसका मतलब इतनी गणित आती है आप लोग नीट वालों को, इतनी तो आती है ना कि कैलकुलेशन तो गलत नहीं करोगे, ठीक है। जल्दी नोट करो फटाक से। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स present in 5 मोल H2, 5 मोल H2 में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे। अब मैंने देखो अलग टाइप का पूछा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा हूं, तो हर कंसिक्वेंट पार्टिकल का तुम्हें क्या निकाला, पहले तो एक मॉलिक्यूल H2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, फिर देखोगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, फिर एक में इतने हैं तो इतने में कितने होंगे, निकाल लोगे, निकालो जरा फटाक से। कैलकुलेट करते हैं बेटा, सब लोग आपने फटाफट निकालिए, आप देखिए 60 सेकंड का समय दिया आप लोगों को, 60 सेकंड में आप लोगों को जवाब दे देना है हमको। चलो देखो बेटा, आपका 60 सेकंड पूरा हो गया होगा। तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है पहले ये देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं न्यूट्रॉन्स निकालने, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स इन 1 H2O मॉलिक्यूल। बताया तो एक H में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास तो हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होंगे? एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास 2 होता है। 1 होता है कि 2 होता है? 1 होता है। 1H1 प्रोटियम डाइटीरियम ट्यूट्रियम आइसोटोप की थोड़ी ना बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए बेटा? 1 आया, 0 आ गए ना। कितने आ गए? 0 आ गए। आगे कि नहीं आ गए? तो 2 इंटू कितना हो गया? 0 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 माइनस 8 कितना होगा? 16 माइनस इक्वल टू कितना आया बताओ बेटा? 8 आया। तो इसके अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? एक मोल में N0 होते तो 5 मोल में कितने हो गए? 5 N0। सीधे सीधे निकल रहा कि नहीं निकल रहा? फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अब ऑलरेडी निकलने लगा। एक मोल में N0 तो 5 मोल में कितना होगा? 5 N0। तो इसके बाद 5 N0 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। एक मोल एक मोल नहीं, एक मॉलिक्यूल इक्वलेंट टू कितना? 8 न्यूट्रॉन्स। एक मॉलिक्यूल इक्वलेंट टू 8 न्यूट्रॉन्स। दैट्स क्लियर? एक मॉलिक्यूल H2O है, H2O लिखने ना लिखें, हम लोग सवाल फटाफट कर रहे हैं। सिंस इसलिए हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? कितना है? 5 N0 मॉलिक्यूल्स। कितने होंगे बताओ बेटा? ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी 8 इंटू 5 इंटू N0 डिवाइडेड बाई कितना होगा बताओ बेटा? 1। तो कितना होगा? 40 N0 हो गया ना। 40 N0, 40 नहीं होगा, 40 N0 होगा। आप क्या बोल रहे थे? 40 बोल रहे थे ना सिर्फ, ठीक है ना? 40 N0 होगा। दैट्स क्लियर? दैट्स क्लियर बेटा? आप लोग समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बेटा, क्लियर हो गया? चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप डेट समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए।